नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। 4 जून को यानी आज से ठीक 55 दिन बाद लोकसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। उससे पहले रणनीतियों में फेरबदल भी किया जा रहा है। बिहार में पिछली बार 0 पर सिमटी लालू प्रसाद यादव की पार्टी MY समीकरण से किनारा करती दिख रही है, लेकिन इससे लालू की बेटी रोहिणी आचार्य की सारण सीट बन सकती है। आपको इसके पीछे की वजह मैं आज बताऊंगा। बात दिल्ली की भी होगी, जहां जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मैसेंजर बदल दिया। इस बार जेल से आया सीएम का संदेश गोपाल राय ने पढ़ा। इसे पहले की तरह सुनीता केजरीवाल ने क्यों नहीं पढ़ा? सुनीता केजरीवाल अब किस रोल में नजर आने वाली है? आपको हर सवाल का जवाब भी दूंगा। और खबर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी है, जहां बीजेपी के 2 नेताओं संजीव बालियान और संगीत सोम में मतभेद की खबरों के बीच मुख्यमंत्री मुजफ्फरनगर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन इसका क्या असर हुआ यह भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव ने पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया। अखिलेश ने इसमें वादा किया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हर महीने राशन में आटा और 500 रुपए का फ्री डाटा दिया जाएगा। अखिलेश अपने घोषणा पत्र को सामाजिक न्याय का ब्लूप्रिंट बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि उन्हें प्रायश्चित पत्र जारी करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में क्या खास है, देखिए यह खास रिपोर्ट। पहले हरे रंग का रिबन निकाला, फिर लाल रंग का चमकदार कवर हटाया और उसके अंदर से निकले समाजवादी पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट को अखिलेश यादव ने जनता के सामने रख दिया। घोषणा पत्र का नाम दिया जनता का मांग पत्र और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हमारा अधिकार। समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं कि उनका यह घोषणा पत्र सामाजिक न्याय का ब्लूप्रिंट है। वो सबसे पहले संविधान बचाने का अधिकार, लोकतंत्र की रक्षा का अधिकार, न्याय और समानता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। और जहां सामाजिक न्याय के अधिकार की जब हम बात करें तो वो देश के विकास के लिए जरूरी है। तो सामाजिक न्याय के बिना इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे? इसलिए देश के विकास की धुरी है जाति जनगणना। समाजवादी पार्टी ने इस घोषणा पत्र को बनाने के लिए पहले जनता से सुझाव लिए, फिर एक्सपर्ट की टीम बनाई और पहले चरण के मतदान से 9 दिन पहले यूपी के करोड़ों वोटर के सामने रख दिया। रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने का अधिकार, सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार, जातिवादी टिप्पणी से मुक्ति का अधिकार, गड्ढे मुक्त सड़कों पर चलने का अधिकार, 24 घंटे बिजली की आपूर्ति पाने का अधिकार, गरीब को भी उच्च श्रेणी की शिक्षा पाने का अधिकार हो, बेहतर स्वास्थ्य सेवा पाने का अधिकार। अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों को MSP दिलाने की बात थी, नौकरी रोजगार और स्वास्थ्य शिक्षा का जिक्र था, अग्निवीर योजना को रद्द करने का वादा भी था। लेकिन सबसे खास बात जातीय जनगणना को लेकर रही। वादा किया इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही जातीय जनगणना पर काम शुरू हो जाएगा। जातीय जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। अग्निवीर योजना का विरोध हो या फिर जातीय जनगणना की बात, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में उठा रही है। कांग्रेस को भी लगता है कि समाजवादी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट यूपी में इंडिया गठबंधन की जीत में कारगर साबित होगा। लेकिन बीजेपी कहती है कि समाजवादी पार्टी को पहले प्रायश्चित पत्र लाना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर से ये होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी ने भी इसका समर्थन किया, राहुल जी ने भी हर जगह किया। तो निश्चित तौर से जो उन्होंने घोषणा पत्र में डाला है उसका स्वागत करते हैं। प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में 12 से 17 के बीच में कहते जंगल राज रहा, आज जनता भूली नहीं है, के ऊपर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। समाजवादी पार्टी को अखिलेश जी को चाहिए कि पहले एक प्रायश्चित पत्र जारी करें। समाजवादी पार्टी ने 20 पन्ने का जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसके हर पन्ने पर अलग अलग समाज और अलग अलग वर्ग के वोटरों को रिझाने का संदेश छपा है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तो जारी कर दिया,
लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सिर्फ लोक लुभावन वायदों से चुनाव जीता जा सकता है? यह सवाल इस वजह से उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव ने अभी तक किसी भी सीट पर जाकर जनसभा नहीं की है, जबकि उनका मुकाबला ऐसी पार्टी से है जिसके बड़े नेता हर दिन जमीन पर पसीना बहा रहे हैं। कुछ आंकड़े मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, जिस दिन चुनाव का ऐलान हुआ उसके बाद से पीएम मोदी यूपी की 3 लोकसभा सीट पर रैली कर चुके हैं। इनमें सहारनपुर, मेरठ और पीलीभीत है, जबकि गाजियाबाद में उन्होंने रोड शो किया। आने वाले दिनों में मोदी के चुनाव प्रचार की रफ्तार और तेज होने वाली है। चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद सीएम योगी अब तक यूपी में 28 जगह पर रैली कर चुके हैं। आज ही उन्होंने मुजफ्फरनगर सीट पर प्रचार किया। पीएम मोदी के साथ गाजियाबाद के रोड शो में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जबकि अमित शाह भी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में रैली करने गए थे। उस रैली में जयंत चौधरी भी मौजूद थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने दावा किया कि वो यूपी में कई सीटों पर बीजेपी को हराने वाले हैं। कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन का भी जिक्र किया, लेकिन इंडिया गठबंधन की दोनों ही पार्टियों की तरफ से अभी तक यूपी में कोई बड़ी रैली नहीं हुई है। अखिलेश यादव 12 तारीख को पीलीभीत में पहली रैली करेंगे, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यूपी में कब प्रचार पे उतरेंगे ये अभी तक साफ नहीं है। कांग्रेस ने तो अमेठी और रायबरेली की सीट पर अभी तक पत्ते खोले भी नहीं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक सवाल मायावती को लेकर भी है, क्योंकि अभी तक वो भी किसी सीट पर प्रचार करने नहीं उतरी। कल मायावती महाराष्ट्र के नागपुर में रैली करने वाली हैं, लेकिन यूपी को लेकर अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। हालांकि उनके भतीजे आकाश आनंद 4 लोकसभा सीटों पर प्रचार कर चुके हैं। पहले चरण में यूपी की 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें कई सीटें मुस्लिम प्रभाव वाली हैं। इनमें रामपुर और मुरादाबाद के साथ साथ सहारनपुर और कैराना भी है। लेकिन यहां अखिलेश यादव कब प्रचार करेंगे, इसको लेकर कार्यकर्ताओं को इंतजार है। बात करते हैं बिहार की। चुनावी मौसम में नेताओं के लिए वोटर माई बाप से कुछ कम नहीं, लेकिन जब जीत के समीकरण की बात आती है तो इसमें से भी किसी एक को चुनना पड़ता है। बिहार में आरजेडी ने कुछ ऐसा ही किया है। पार्टी ने अपने MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण को किनारे कर BAAP यानी बाप वाले समीकरण पर फोकस कर दिया है। लालू की राय से घोषित हुई 22 उम्मीदवारों की लिस्ट इसका सबूत है, जिसमें मुस्लिम समाज की हिस्सेदारी पहले से घट गई है। बिहार में 23 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ रही आरजेडी की तरफ से 22 उम्मीदवारों वाली पहली लिस्ट आई तो लालू यादव की बदली रणनीति का सिग्नल भी लाई। 3 दशक तक जो यादव मुस्लिम यानी माई फॉर्मूला लालू के लिए सक्सेस की गारंटी बना रहा, उसमें से वाई धीरे धीरे पिछड़ता दिख रहा है। लालू की पार्टी ने 8 सीटों पर यादव कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हैं, लेकिन अपने मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के सबसे अहम फैक्टर मुस्लिमों में से सिर्फ 2 उम्मीदवारों को टिकट दिया। अब बीजेपी इसी पर सवाल उठा रही है, लालू यादव पर संगीन आरोप लगा रही है। शाद यादव सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम करते हैं लोगों को। वोट लेने के लिए वो माई समीकरण की बात करते हैं, जब देने की बात आती है तो उनकी प्राथमिकता में सिर्फ और सिर्फ उनका अपना परिवार, सेवा में लगा हुआ माफिया, बाकी किसी को भी लालू यादव कुछ नहीं देना चाहते हैं। ऐसा कोई सगा नहीं जिससे लालू ने ठगा। माई समीकरण के पीछे होने की चर्चा इसलिए भी तेज है क्योंकि खुद तेजस्वी कई बार बाप यानी बहुजन अगड़े आधी आबादी और गरीब वाले फॉर्मूले का जिक्र कर चुके हैं, जिसका आधार जाति और धर्म नहीं। माई की पार्टी है, MY की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। 1990 के दशक में मंडल मुद्दे ने लालू यादव को पिछड़ों का बड़ा नेता बनने में मदद की। इसी दौर में मंदिर आंदोलन तेज हुआ और लालू ने आडवाणी को गिरफ्तार कर मुस्लिम वोट भी साध लिया। इसके बाद से ही आरजेडी हर चुनाव में MY फॉर्मूला आजमाती रही है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में ये फॉर्मूला फेल हो गया। आरजेडी के सभी 19 कैंडिडेट चुनाव हार गए। इस बार लालू सवर्णों और दलितों से लेकर लौ कुश तक पर दांव लगाकर जीरो वाला यही दाग धोने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार परिवारवाद का आरोप नए सिरे से उनके सामने खड़ा हो गया है।
लालू यादव ने अपनी बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र सीट से तीसरी बार मैदान में उतारा है, जबकि सारण सीट से अपनी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य का टिकट भी कंफर्म कर दिया है। जनता जानती है कि लालू जी भ्रष्टाचारी हैं, सिर्फ परिवार के लिए जीते हैं, किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक पुत्र को एमएलए बनाते हैं, राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाते हैं, बड़े पुत्र को एमएलए बनाते हैं, राज्य का कैबिनेट मंत्री बनाते हैं, फिर एक पुत्री को लाके कैंडिडेट बनाते हैं। क्या ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें कैंडिडेट्स का इतना अभाव है कि चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं? बिहार की सियासत में बेटों को सेट कर चुके लालू पर इन हमलों का ज्यादा असर भले न दिख रहा हो, लेकिन 31% वोट वाले माई कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ के खतरों से लालू बखूबी वाकिफ हैं। इसीलिए बाप वाले समीकरण से संतुलन साधा जा रहा है। लालू ने कुशवाहा समुदाय से 3, वैश्य समाज से 1, अति पिछड़ा वर्ग से 3, दलित बिरादरी से 3 और अगड़ी जातियों से भी 2 उम्मीदवार खड़े किए हैं। लालू माई से बाप की तरफ बढ़ तो गए हैं, अब इसका असर देखना बाकी है। देखिए, हाल के कुछ चुनाव देखें तो आरजेडी मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या लगातार घटाती गई। इसे समझने के लिए आपको कुछ चुनाव के आंकड़े दिखाता हूं। देखिए, 2014 में आरजेडी ने 27 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें 8 यादव और 6 मुस्लिम कैंडिडेट थे। 2019 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने 19 सीट पर उम्मीदवार उतारे। आरजेडी ने 8 यादव और 5 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया था। 2024 में 23 सीट पर लड़ रही लालू की पार्टी ने यादव उम्मीदवारों की संख्या 8 ही रखी, लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार घटाकर 2 कर दिए। यह सीधा सीधा इशारा है कि आरजेडी एमवाई समीकरण से आगे निकलना चाहती है, लेकिन मुस्लिम बहुल्य सिवान सीट पर वो एक अलग रणनीति पर काम कर रही है, इसलिए अब तक वहां उम्मीदवार भी नहीं उतारा है। दरअसल सिवान से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। आरजेडी उन्हें अपना सिंबल देना चाहती है, क्योंकि शहाबुद्दीन के दिवंगत होने के बाद भी उनका परिवार इस इलाके की कई सीटों पर असर रखता है। सारण की सीट भी इन्हीं में से एक है, जहां से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं। लालू को पता है कि सारण में अगर मुस्लिमों ने विरोध कर दिया तो रोहिणी के लिए जीत की राह मुश्किल हो सकती है। बात करेंगे दिल्ली की। देखिए, संदेश वाहक या कार्यवाहक सुनीता केजरीवाल को लेकर हो रही यह चर्चा जेल में बंद केजरीवाल तक पहुंच गई। ये बातें मिसेस केजरीवाल के बदले हुए रोल को लेकर कही जा रही हैं। पहले जेल से आने वाले केजरीवाल के संदेश को सुनीता केजरीवाल खुद पढ़कर सुनाती थी, लेकिन आज से यह रूटीन बदल गई है। सुनीता की जगह यह जिम्मेदारी पार्टी के दिल्ली संयोजक गोपाल राय निभाते हुए दिख रहे हैं। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। दोनों तरफ राष्ट्रीय ध्वज, पीछे भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और बीच में सलाखों में दिखते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल जेल गए तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उसी कुर्सी पर आकर बैठ गई जहां से सीएम दिल्ली वासियों तक संदेश पहुंचाया करते थे। सवाल उठने लगे कि क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी सुनीता केजरीवाल को बैठाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। चर्चाओं ने जोर पकड़ा तो तस्वीर धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई। 4 अप्रैल के बाद न तो सुनीता केजरीवाल इस कुर्सी पर दोबारा दिखाई दी और न ही मुख्यमंत्री का कोई संदेश सामने लाकर रखा। 10 अप्रैल को संदेश वाहक वाले सीन में एंट्री हुई गोपाल राय की। जगह भले अलग थी, लेकिन जिस भूमिका में अब तक सुनीता केजरीवाल दिखाई देती थी, उस भूमिका में गोपाल राय आ चुके हैं। कल अरविंद जी से जेल में मिलने सुनीता भाभी जी गई थी। उनसे मुलाकात के बाद आज अरविंद केजरीवाल जी का संदेश पार्टी के नेताओं को आज बुला करके उन्होंने बताया। उन्होंने ये कहा है कि विपरीत परिस्थितियों में भी किसी भी कीमत पर दिल्ली के लोगों को, पार्टी को और सरकार को सेवा जारी रखनी है। यानी जेल में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात सुनीता केजरीवाल ने ही की थी, लेकिन संदेश वाहक की भूमिका से किनारा कर ली। गौर करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा जब संजय सिंह 2 अप्रैल को ही जमानत पर बाहर आ गए थे और हर रोज सरकार पर तीखे हमले कर रहे। एक तरह से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव का पूरा मोर्चा संजय सिंह ने ही संभाल रखा है।
प्रचंड बहुमत से निर्वाचित दिल्ली के मुख्यमंत्री को देश की मोदी सरकार जेल में हिटलर शाही की तरह रखना चाहती है। दिल्ली की तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर में तब्दील करना चाहती है। सुनीता केजरीवाल भले ही संदेश वाहक की कुर्सी से गायब हो गई हैं, लेकिन पार्टी में उनकी भूमिका दूसरे स्तर पर दिखाई देने लगी है। आज जब अरविंद केजरीवाल के घर पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी बैठक हुई तो इस बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के बड़े नेताओं के साथ साथ सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। सवाल ये उठ रहे कि क्या सुनीता केजरीवाल लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की स्टार कैंपेनर भी होंगी? अगले हफ्ते और डिटेल प्लान हम करेंगे, सभी स्टार कैंपेनर की लिस्ट आएगी। अरविंद केजरीवाल कब तक जेल में रहेंगे, इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान सुनीता केजरीवाल की मौजूदगी भी नजर आ सकती है। सहानुभूति का दांव चला जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है जो इस मुद्दे को भ्रष्टाचार के सांचे में ढाल रही। आज अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पानी की बौछार से कई नेता और कार्यकर्ता चोटिल हो गए। देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं तब से सुनीता केजरीवाल को लेकर तरह तरह की चर्चाएं थी। उनका हर नया कदम दिल्ली की राजनीति में बड़ा इशारा कर रहा था। ऐसा नहीं था कि इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की सहमति नहीं थी, बल्कि उनके हर फैसले अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही लिए जा रहे थे। 21 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो सुनीता केजरीवाल पहली बार उस कुर्सी पर बैठी जहां अरविंद केजरीवाल बैठते थे। वहीं से देश के नाम अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ा गया। फिर 4 दिन बाद जब 28 मार्च को कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होने वाली थी, उससे ठीक एक दिन पहले यानी 27 मार्च को सुनीता केजरीवाल फिर उसी कुर्सी पर बैठी दिखाई। 29 मार्च को आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को आशीर्वाद नाम से कैंपेन शुरू किया तो इसका ऐलान सुनीता केजरीवाल ने उसी कुर्सी पर बैठकर किया था। 31 मार्च को जब दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में इंडिया गठबंधन की रैली हुई तो अरविंद केजरीवाल का संदेश पहुंचाने के लिए सुनीता केजरीवाल ही मंच पर पहुंची और 4 अप्रैल को आखिरी बार सुनीता केजरीवाल उस कुर्सी पर बैठी दिखाई दी। इस बार उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायकों के लिए संदेश पढ़ा। इस बार सुनीता केजरीवाल के बैकग्राउंड में भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर के बीच अरविंद केजरीवाल की तस्वीर भी लगाई गई थी, जिस पर सियासी विवाद भी जमकर हुआ था। सुनीता केजरीवाल जब भी संदेश पढ़ने के लिए आती थी तो उनका वीडियो अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया अकाउंट से ही शेयर किया जाता था। लेकिन 4 अप्रैल के बाद से अरविंद केजरीवाल का सोशल मीडिया अकाउंट सूना पड़ा है। ना तो वहां कोई बात लिखी गई है और ना ही कोई वीडियो शेयर किया गया। और अगर ऐसा हुआ तो इसके पीछे भी अरविंद केजरीवाल का ही फैसला माना जा रहा है। बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जहां सीएम योगी डैमेज कंट्रोल के लिए खुद पहुंचे। देखिए, पश्चिमी यूपी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। मामला बीजेपी से जुड़ा है। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में पार्टी के उम्मीदवार संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच अनबन की खबरों ने माहौल गरमा रखा है। आज सीएम योगी ने मुजफ्फरनगर में दोनों को अपने अगल बगल बिठाया, एकजुटता की नसीहत दी, यहां तक कह दिया कि किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है लेकिन विचारधारा और राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर पार्टी का प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर डैमेज कंट्रोल से जुड़ी है। सीएम योगी सरधना के रारधना में थे। पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार संजीव बालियान और सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच जबरदस्त मतभेद की खबरों के बीच ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। सीएम योगी के हाथ में है महाराणा प्रताप की मूर्ति और उनके साथ इसे एक तरफ से थामे हैं संजीव बालियान और दूसरी तरफ से इसे सहारा दे रहे हैं संगीत सोम। योगी की सभा सरधना में थी। ये इलाका मेरठ जिले में आता है लेकिन मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। पिछले दिनों संजीव बालियान के काफिले पर हमला हुआ था। इसके बाद संगीत सोम के समर्थकों और बालियान के समर्थकों के बीच टकराव की नौबत आ गई। विवाद के पीछे टिकट बंटवारे को वजह बताया जा रहा है। बात बढ़ते बढ़ते ठाकुर चौबीसी तक जा पहुंची, लेकिन अब सीएम योगी के मैदान में एंट्री के बाद विवाद सुलझने की संभावना है। जो लोग गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने संगीत सोम और संजीव बालियान को जेल के अंदर डाल करके यहां की जनता को कर्फ्यू में झोंकने का काम किया था। और मैं आज आपसे ये कहने के लिए आया हूं
ये चुनाव हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन विचारधारा और राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। योगी ने चुनावी मंच पर संजीव बालियान और संगीत सोम को अपने अगल बगल बिठाकर कार्यकर्ताओं को सीधा संदेश दे दिया है। संगीत सोम ने मंच से दोहराया कि सीएम योगी जो कहेंगे वही करेंगे। देखिए, सीएम योगी ने दोनों नेताओं को महाराणा प्रताप का उदाहरण देकर समझाया, संकेतों में कई नसीहतें भी दी। सीएम योगी ने कहा कि वीरता कभी कायरता नहीं दिखाती। उन्होंने कहा कि वीरता कभी शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाती है। यह भी कहा कि गुमराह करने वालों के जाल में नहीं फंसना चाहिए और सलाह दी कि व्यक्तिगत मतभेद को दरकिनार कर देश के बारे में सोचे, क्योंकि देश और राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई नहीं। इस बात का भी जिक्र किया कि आप बेटी व्यापारी के लिए खतरा बने लोगों को फिर से पनपने का मौका मत दीजिए। लेकिन ये सब तो अपनी जगह रहा। इसके बाद एक और तस्वीर सामने आई। देखिए, पहले तो सीएम योगी की मौजूदगी में जब संजीव बालियान बोलने पहुंचे तो वोटिंग भी हुई। इसके बाद 5 मिनट में ही उन्होंने अपना भाषण खत्म किया, सीट पर जा बैठे। सीएम की सभा खत्म होने के बाद भी संगीत सोम और बालियान ने बयान दिए। वो क्या बयान थे वो भी मैं आपको सुनवाता हूं। संजीव बालियान का ये कहना है कि मैं तो विकास की राजनीति करता हूं, आपके लिए कह रहे हैं कि वो तो विनाश की राजनीति करते हैं। अब ये तो उनसे पूछना पड़ेगा। गुंडे पालेंगे वो, लोगों के बीच 10 साल नहीं जाएंगे वो, लोगों से बदतमीजी करेंगे वो, लोगों को गाली देंगे वो। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। शूटिंग बहुत हुई है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। मैं खूब बोल रहा जो मुझे बोलना था मुख्यमंत्री के सामने। किसमें झगड़ा हो गया था? झगड़ा हो गया था क्या कुछ? 19 के बाद बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मिशन दक्षिण विजय और कोरधार, पीएम ने तमिलनाडु में 2 रैलियां की। इसमें उन्होंने राहुल गांधी के लिए युवराज शब्द का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री ने शक्ति वाले बयान के लिए राहुल और सनातन वाले बयान को लेकर उदय निधि पर सीधा हमला बोला। बीजेपी और एनडीए को तमिलनाडु में अपार जन समर्थन मिल रहा है। विरोधियों के खिलाफ जीत की हुंकार भरते पीएम मोदी वेल्लोर में पूरी तरह तमिल संस्कृति के रंग में रंगे दिखे। पारंपरिक वेष्टी में हाथ जोड़े मोदी मंच पर आगे बढ़ रहे थे, तभी पार्टी की एक महिला नेता उनके पैर छूने के लिए झुकी। पीएम अचानक पीछे हटे और उन्होंने 2 बार झुककर प्रणाम किया। इसे सिर्फ संयोग कहें या कुछ और, पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके पर बरसते हुए महिलाओं के सम्मान के मुद्दे का बार बार जिक्र किया। बीजेपी को, एनडीए को दिया आपका आशीर्वाद सनातन शक्ति की रक्षा करेगा और महिलाओं का सम्मान भी बढ़ाएगा। चुनावी मैदान तमिलनाडु का है और पीएम मोदी इंडिया गठबंधन के खिलाफ यहां भी सनातन से लेकर राम मंदिर के उसी मुद्दे को धार दे रहे हैं जिसका जिक्र वो देश के दूसरे राज्यों में कर रहे हैं। पीएम मोदी ने डीएमके नेता उदय निधि और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अलग अलग बयानों को एक ही तराजू पर तौल दिया। तमिलनाडु तो शक्ति की उपासना करने वाले लोगों की धरती है, लेकिन इंडिया अलायंस के लोग इसी शक्ति का भी अपमान करते हैं। आपको याद होगा कांग्रेस के युवराज ने क्या कहा है, हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो उस शक्ति का विनाश करेंगे। यही मानसिकता डीएमके की भी है। पीएम मोदी को वेल्लोर में पार्टी नेताओं ने सेंगोल भी भेंट किया, जिसका जिक्र हर सभा में पीएम मोदी कर रहे हैं। यानी सनातन से लेकर सेंगोल तक बीजेपी का चुनावी रास्ता बिल्कुल साफ है।